हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर लाइबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको इसका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान भी है, लेकिन इसका 2-3 बार जरूर रिवीजन लेना। 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये चैप्टर जब मैं आपको करा दूंगा, उसके बाद आपको नोट्स में जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद आप किसी भी कंपाइलर के क्वेश्चन देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन नोट्स के अंदर जो दे रखे हैं वही होंगे, ठीक है ना। तो आपको कंपाइलर के जब क्वेश्चन देखोगे तो तुरंत सारी चीजें आती होंगी। हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है, इसके अंदर सिर्फ 7 क्वेश्चन दे रखे हैं जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके चलते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपको इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला आता है सेक्शन 85 जो कहता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के अंदर 3 बातें आपको याद करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। पहला, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इन होल और इन पार्ट, ठीक है ना। यानी कि अगर बिजनेस को ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है ना, चाहे सेल के द्वारा, गिफ्ट या लीज या लीव या लाइसेंस हायर या किसी भी तरीके से, ठीक है ना, तो वहां पे सेक्शन 85 लग जाएगा, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस माना जाएगा। और उस केस में अगर टैक्स, इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी, ठीक है ना, फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड के लिए, बिफोर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस को ट्रांसफर करने से पहले, ठीक है ना, अगर कोई टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी है, ठीक है ना, तो उसके लिए ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी दोनों ही ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे। लेकिन टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर द पीरियड आफ्टर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ट्रांसफर होने के बाद ओनली ट्रांसफर ही लायबल होगा। तो 3 बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। और साथ में मैंने ये भी बता रखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो यहां पे मैंने स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जो ऊपर दे रखा है वही लिखना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। और फिर इन द गिवन केस करके आप बता देना, ठीक है ना, कि भैया अगर वो बिफोर वाला केस पूछ रहे हैं तो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल, आफ्टर वाला केस पूछ रहे हैं तो, ठीक है ना, ट्रांसफर लायबल। पहले प्रोविजन लिख के फिर ये बात आप लिख देंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, जिसमें साथ में मैंने स्टडी मेट क्वेश्चन नंबर 1 भी दिखा दिया आपको, ठीक है ना। ओके, यही क्वेश्चन आप किसी भी कंपाइलर में देखोगे तो वहां भी आपको मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, सेक्शन 86। ये है लायबिलिटी ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है ना। एजेंट एंड प्रिंसिपल मतलब, ठीक है ना, मान लो मैं एक एजेंट हूं, ठीक है ना, कोई प्रिंसिपल है, उसके बिहाफ पर या तो मैं सप्लाई कर रहा हूं या रिसीव कर रहा हूं कोई गुड्स, ठीक है ना, किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल के बिहाफ पर। तो उस केस में मैं यानी कि एजेंट और प्रिंसिपल हम दोनों ही क्या होंगे, ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे, ठीक है ना, टैक्स पे करने के लिए उस गुड्स के ऊपर। आई होप क्लियर है। यहां पे किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो यहां पे स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है मैंने, इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहां पे है सेक्शन 87, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड मर्जर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। देखो आप यहां पे आरटीपी, एमटीपी, हर जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, कंपाइलर, स्टडी मेट, सब जगह पे। अब यहां पे जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें आपको लिखनी है और क्या ध्यान रखनी है। अमलगमेशन का मतलब या मर्जर का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। तो कहता है कि व्हेन 2 और मोर कंपनीज, 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज या तो अमलगमेट होती है या मर्जर होती हैं। और किस वजह से, ठीक है ना, ऑर्डर की वजह से। किसका ऑर्डर, या तो कोर्ट का या ट्रिब्यूनल या किसी और तरीके से। तो उस केस में क्या होएगा, वो जो ऑर्डर है आपको ये देखना है कि उस ऑर्डर का जो पीरियड है ना, वो इफेक्टिव कब से है और डेट ऑफ ऑर्डर, उसके बीच में, इफेक्ट से लेके डेट ऑफ ऑर्डर के बीच में जो टाइम पीरियड है, उसके बीच में आपने जो भी ट्रांजेक्शन की है उनको सप्लाई माना जाएगा, ठीक है ना। और उनको टर्नओवर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। दोनों कंपनी जो भी रिस्पेक्टिव कंपनीज है, मतलब अमलगमेट हो रही है या मर्जर हो रही है, ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या लिखना है कि जो दोनों कंपनी है जो अमलगमेट हो रही है या मर्ज हो रही है आपस में, ठीक है ना, वो दोनों ही कंपनी डिस्टिंक्ट कंपनी मानी जाएगी, ठीक है ना। और उनका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ उस ऑर्डर से लेके। बोलो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, यहां पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है और आपको ये कंपाइलर के अंदर भी मिल जाएगा सभी। तो डिस्कस द लायबिलिटी टू पे टैक्स इन केस ऑफ एन अमलगमेशन एंड मर्जर अंडर सेक्शन 87 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो कुल मिला के 87 सेक्शन पूरा का पूरा लिखना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 88 और 89 सेक्शन। 88 बात करता है कंपनी के अंदर लिक्विडेशन की, जिसके अंदर आपको 2 बातें लिखनी है। पहला, अब मान लो किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, लिक्विडेटर कमिश्नर को इंटीमेट करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। जब वो अपॉइंट हुआ, अपॉइंटमेंट की डेट से 30 दिन के अंदर अंदर वो कमिश्नर को इंटीमेट करेगा कि भैया मैं अपॉइंट हो गया। उसके बाद कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर लिक्विडेटर को नोटिफाइड करेगा, ठीक है ना, किसी भी तरीके का टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी की अगर नीड है, ठीक है ना, या फिर रिक्वायर्ड है, तो वो 3 महीने के अंदर अंदर जब उसको इंटीमेशन मिलेगी ना, उसके 3 महीने के
के अंदर अंदर वो लिक्विडेटर को क्या करेगा, ठीक है ना, नोटिफाई करेगा। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 9 एंड सीए फाइनल में 2018 में भी यही क्वेश्चन पूछा था, सेम टू सेम। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर खाली आपको ये क्वेश्चन लिखना है। अब इसी के अंदर सेक्शन 89 भी है, सेक्शन 89 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, सारे ही सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 89 क्या कहता है, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। अब ये कहता है कि मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना, और उस प्राइवेट कंपनी को टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी उसका ड्यू है, ठीक है ना, ओके। अब लेकिन उसका प्राइवेट कंपनी से हम टैक्स, इंटरेस्ट या जो पेनल्टी है वो रिकवर नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा, हर एक वो बंदा जो उस टाइम पर, ठीक है ना, क्या था, डायरेक्टर था, ठीक है ना, वो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएगा उस टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए। लेकिन अगर वो प्रूव कर देता है, अनलेस ही प्रूव, अगर वो प्रूव कर देता है क्या, कि भैया नॉन रिकवरी जो है वो मैंने कोई ग्रोस नेग्लेक्ट नहीं किया था, ठीक है ना, मिसफिशेंस नहीं था, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं थी मेरे किसी पार्ट पर, तो उससे फिर आप कलेक्ट नहीं कर सकते। हाउएवर, ठीक है ना, इफ कंपनी कन्वर्ट, ठीक है ना, अगर प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पब्लिक कंपनी में, तो फिर डायरेक्टर लायबल ही नहीं है। लेकिन अगर उसकी किसी तरीके की पर्सनल लायबिलिटी मिलती है, पर्सनल पेनल्टी है, तो उसके लिए वो जरूर लायबल रहेगा। आई होप क्लियर है। इसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरटीपी सीए फाइनल में 22 के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा था, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, ये है सेक्शन 90 के ऊपर, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। अब ऐसा सोचो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है ना, और जो पार्टनरशिप फर्म है ना वो लायबल टू पे है क्या, टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी, ठीक है ना, ओके क्लियर है। तो उस केस में वो फर्म और हर एक उसका पार्टनर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएगा उस पेमेंट के लिए। अब मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ेगा 1 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। डेट ऑफ रिटायरमेंट से 1 महीने के अंदर अंदर वो कमिश्नर को बताएगा कि भैया मैं रिटायर हो रहा हूं। अगर वो ऐसा कर देता है तो उसकी लायबिलिटी डेट ऑफ रिटायरमेंट तक रहेगी, और वो अगर ऐसा नहीं करता है, 1 महीने के अंदर अंदर इंटीमेशन नहीं देता है, तो जब वो इंटीमेशन देता है उस डेट ऑफ इंटीमेशन तक उसकी लायबिलिटी रहेगी। आई होप क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आगे क्वेश्चन है, हल्का सा इसको अंडरस्टैंड करके जरूर जाना। सेक्शन 92 लायबिलिटी ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड। इसका क्या मतलब है, अब मान लो कोई टैक्सेबल पर्सन है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इज पेबल, ठीक है ना। अब उसके रिगार्डिंग, उस पर्सन के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी बनता है, ठीक है ना, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसके कंट्रोल में है, कोर्ट ऑफ वार्ड। कोर्ट ऑफ वार्ड मतलब इनमें से किसी एक या किसी के भी पास ये है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भैया फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, जो कोर्ट ऑफ वार्ड है, जो ऊपर बताए हैं सारे के सारे, जिनके कंट्रोल में उसकी प्रॉपर्टी है, तो उनसे रिकवर कर लेंगे हम, ठीक है ना, तो उनसे रिकवर कर लेंगे टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी। इसके ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां पे मैंने वो क्वेश्चन भी दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और ये है लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन 93 सब सेक्शन 1, डेथ ऑफ ए पर्सन। अब मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, और वो लायबल टू पे है क्या, टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी सीजीएसटी एक्ट के अंदर, और वो हो जाता है भैया, निकल लेता, वो मर जाता है। उस केस में, ठीक है ना, हमें देखना पड़ेगा बिजनेस कंटिन्यू है या बिजनेस डिसकंटिन्यू है। अगर बिजनेस कंटिन्यू है उसकी डेथ के बाद, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या अदर पर्सन जो भी बिजनेस को कैरी कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो वो लायबल होगा। लेकिन अगर वो डिसकंटिन्यू हो जाता है बिजनेस, तो उस केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है ना, उसको जो ई स्टेट मिली है, उसको आउट ऑफ ई स्टेट रिसीव्ड, मतलब जो भी प्रॉपर्टी उसको मिली है उसमें से वो लायबल होगा कि भैया टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट दे दो। इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के ऊपर है, 3 और 4 भी इसी के ऊपर है, सीए फाइल नंबर 25 बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे हैं। तो ये था चैप्टर, छोटा सा चैप्टर थ्योरी का, लेकिन इसको आप बार बार रिवीजन करें। मैंने आपको सुपर क्विक रिवीजन के अंदर इस चैप्टर को जल्द से जल्द आपको करा दिया है, हर एक क्वेश्चन बता दिया कि किस किस तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी कोशिश है कि पूरा सिलेबस आपको 15 दिन के अंदर आपको सारा का सारा सिलेबस सुपर क्विक रिवीजन के अंदर दे दूं। बस आपको करना क्या है, चैप्टर होने के बाद आप कंपाइलर के क्वेश्चन देख लो, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है ना, आप देखोगे तो कंपाइलर के सारे क्वेश्चन मैं इसी में करा चुका हूं, ठीक है ना, कुछ भी बाहर आपको मिलेगा नहीं, या स्टडी मेट कोई भी आप उठाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।